अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलीहेड्रन क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आते हैं MCQ टाइप के, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कोई और टर्मिनोलॉजीज़ भी बीच में अगर आती है तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ आप जो है नोट्स बनाते चलिएगा ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो आपको ईजी हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये 5th वीडियो, जिसमें हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? बेसिकली स्फीयर का मतलब ये होता है यहाँ पर कि सेंट्रल मेटल एटम से जो भी लिगेंड्स लगे हुए होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम से जो भी लिगेंड्स जो होते हैं अटैच्ड होते हैं, उनका एक ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। थोड़ा सा और सिंपल टर्म्स में समझे तो जैसे मान लीजिए हम किसी भी कंपाउंड के बारे में अगर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है पोटेशियम सिल्वर साइनाइड का, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो हमारा सिल्वर है और जो हमारा लिगेंड है वो क्या है? साइनाइड है। ये हमारा क्या चीज़ है? लिगेंड है। और ये जो पोटेशियम है ये हमारा काउंटर आयन है। तो हमने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स होते हैं। बाकी जो काउंटर आयन होते हैं इनका काम होता है प्राइमरी वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को क्या करना? बैलेंस करना। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम रेफर करते हैं सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के ग्रुप को। यानी अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती हैं, ठीक है। किसके अंदर लिखी हुई? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती हैं। यही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किए जाते हैं, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। जो बाहर वाला होता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं, उसका काम क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना। और जो अंदर लिगेंड होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। और दोनों के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि कैसे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैलकुलेट किया जाता है। ये प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट का दूसरा नाम है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर का दूसरा नाम है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप समझते हैं कि समझ में आ गया होगा। सेंट्रल मेटल एटम्स और लिगेंड का ग्रुप जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिनको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है? देखिए, हम सबको पता है कि कोई भी कंपाउंड, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, हमेशा 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे जनरली तो हम बुक्स वगैरह में लिखते किस पे हैं? बुक कॉपी में भी लिखते हैं हम 2 डायमेंशन में, लेकिन रियल लाइफ में वो 3 डायमेंशनल प्लेन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल प्लेन में मेटल के अराउंड लिगेंड्स का अरेंजमेंट जो है वो कहलाता है पॉलीहेड्रन। फिर से मैंने क्या बोला? मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लिगेंड्स होते हैं उनका अरेंजमेंट, ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, अरेंजमेंट इन 3D स्पेस, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक मेटल है, ठीक है, एक कोई मेटल है हमारे पास, उसके बाद एक लिगेंड उससे सेम प्लेन में लगा हुआ हो, एक जो है बिहाइंड इनसाइड द प्लेन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको ऑर्गेनिक में हम लोग वेज डैश से पढ़ते थे, और एक 2 आउटसाइड, 2 लिगेंड्स जो हैं कैसे लगे हुए हैं? इनसाइड ऑफ द प्लेन, 2 आउटसाइड ऑफ द प्लेन। तो ये एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। और ये कौन सा स्ट्रक्चर शो कर रहा है? ये शो करता है हमारा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है? हमारा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा डिस्कशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में करेंगे, जो कि हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में वीडियोज़ में देखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब
सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लिगेंड का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ठीक है, इसी तरह आप सब जानते हैं, हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन सारे को हम लोग पॉलीहेड्रन ही बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं और भी चाहूँ तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 लिगेंड सेम प्लेन में हो, एक आउटसाइड ऑफ द प्लेन हो लिगेंड और एक इनसाइड ऑफ द प्लेन अगर लिगेंड लगा हुआ हो, तो ये हमारा हो जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम हो गया, 2 लिगेंड्स इनसाइड ऑफ द प्लेन, 2 लिगेंड्स आउटसाइड ऑफ द प्लेन, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। तो ये सारे जो हो गए हमारे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन हो गए। इसी तरह स्क्वायर प्लेनर भी होता है। जैसे अगर हम स्क्वायर प्लेनर का भी एग्जांपल देख ही लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर में हमारे चारों लिगेंड सेम प्लेन पर होते हैं, एक स्क्वायर के फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन पर चारों लिगेंड्स। ठीक है, इसी तरह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी होता है एक, और यहाँ हमारा मेटल होता है, एक लिगेंड सेम प्लेन में, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक इनसाइड ऑफ द प्लेन और एक आउटसाइड ऑफ द प्लेन। कुछ इस तरह का लिगेंड, ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्मेशन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर बन जैसा बन रहा है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कौन सा कॉम्प्लेक्स किस तरह का पॉलीहेड्रन शो करेगा, इसके बारे में हम लोग तभी डिस्कशन कर सकते हैं जब हमको पता हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे कॉम्प्लेक्स के ऊपर अप्लाई करती है। तो वो हम लोग आने वाली वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। इसके बाद एक और बेसिक टर्मिनोलॉजी हमको पढ़नी है, जो कि है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल से नाम है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपल ध्यान से समझ लीजिएगा कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे लिगेंड्स सेम हो। ठीक है, बल्कि इसको हम ml लिखते हैं तो बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, चारों लिगेंड्स क्या हो, सेम हो, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें मान लेते हैं 2 लिगेंड अलग हो, इसको हम L के बजाय किसी और टर्म से B से कर देते, A से कर देते हैं, ऐसे लगा हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह का अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर जो लिगेंड्स लगे हुए हैं वो सेम हो तो वो क्या कहलाएंगे, होमोलेप्टिक, और अगर डिफरेंट लिगेंड्स लगे हुए हो तो क्या कहलाते हैं, हेट्रोलेप्टिक। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं FeCN6, बाहर लगा देते हैं K4, यहाँ पर एक ही लिगेंड लगा हुआ है तो ये कहलाएगा होमोलेप्टिक। ठीक है, लेकिन अगर यही एक और एग्जांपल लूँ, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं CN को 4 कर दूँ और 2 क्लोरीन ले लेता हूँ। ठीक है, क्लोरिडो मतलब यहाँ पर लिगेंड क्लोरिडो है, ये Cl है। तो ऐसे में आप देखिए 4 ये है, 2 ये है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि मेटल, ये 4 लिगेंड और ये 2 लिगेंड। तो इस तरह का जब कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो ये कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, होमोलेप्टिक का मतलब सेम लिगेंड्स और हेट्रोलेप्टिक का मतलब डिफरेंट लिगेंड्स लगे हुए हों सेंट्रल मेटल एटम से। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। इसके बाद आता है हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखिए इसको सिंपली टर्म्स में हम लोग EAN भी लिखते हैं। ठीक है, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है बेसिकली ना किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बेसिकली कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस एलिमेंट के साथ मैच करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हो, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सेंट्रल मेटल एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या उस में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है EAN, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो बराबर होता है किसके, Z ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। Z का मतलब एटॉमिक नंबर हो गया। उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी सेंट्रल मेटल एटम की, इनको माइनस करेंगे और यहाँ पर हम प्लस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को, जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का।
तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी, और यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है FeCN6, बड़ा फेमस कंपाउंड है, ये सबको याद रहता है, इसीलिए बार बार ये एग्जाम्पल लिया था, K4FeCN6। यहाँ पर सेंट्रल मेटल आइटम हमारा आयरन है, हम सबको पता है 3D सीरीज में यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है, या सिंपल आप निकाल भी सकते हैं, CN के ऊपर -1 चार्ज होता है, पोटेशियम के ऊपर 1, ये -6 बनेगा, ये +4 बनेगा, तो ओवरऑल इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो +2 आ जाएगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा क्योंकि CN- जो है वो एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो यानी कि हमको क्या मिल गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है, इसको एक ब्रैकेट में प्लस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 × 2, तो 26 में से 2 जाता है यानी 24, और ये 12। इन दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 2 6 और 3 तो हो जाएगा 36, यानी कि इसके अंदर क्या हो गए 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल मेटल ई एटम में। तो ये जो है हमारा बन गया इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब 36 एटॉमिक नंबर पर कौन सा एलिमेंट है तो आप उसको आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। तो 36 एटॉमिक नंबर पर जब Z36 होता है तो ये जो होता है क्रिप्टन की जैसा हो जाता है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्रिप्टन के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको एग्जांपल में ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप और बहुत सारे स्पीशीज़ के निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ जाता है निकिल कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल है, यहाँ पर 4 लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में आपको बताया गया था अगर कोई कार्बोनिल प्रेजेंट होता है तो मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0। तो सिंपली अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें तो निकिल का एटॉमिक नंबर, अब आपको 3D सीरीज़ याद होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर 3D सीरीज़ में ये आता है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, निकल, तो निकल का हमारे पास आ जाता है 28 एटॉमिक नंबर, इसके ऊपर चार्ज 0 प्लस यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, कार्बोनिल एक मोनोडेंटेट लाइगेंड है यानी कि 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा ×2, तो 28 + 4 2 = 8, तो ये हमारे पास अगेन 36 आ गया। 36 जो है वो किसके बराबर होता है, Z = 36 क्रिप्टन के बराबर होता है। तो ये कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने क्रिप्टन में होते हैं उतने यहाँ पर निकिल के पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं किसके साथ टैली कर रहा है, हमारे नोबेल गैस के साथ। और नोबेल गैस कैसी होती है, जब इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अनरिएक्टिव हो जाती है, तो कुछ हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी भी क्रिएट कर देते हैं क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, बाकी ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था स्फीयर के बारे में, देन पॉलीहेड्रन के बारे में, देन होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और लास्ट में हमने पढ़ा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। साथ ही साथ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट छोटी सी अनाउंसमेंट वो ये है कि कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन किया हुआ रहता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसमें कमेंट कर दिए। तो ऐसा करने से अगर आप कमेंट करते तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दूं ताकि आप उसको और अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में, कैसे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाता है, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनको कैसे फॉलो किया जाता है, इन सब के ऊपर डिस्कशन होगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।